Hello students, I am Akansha from Axis Institute. Today we will continue in the chapter Biological Classification. In the last video, we were looking at the characteristics of the five kingdom, right? हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर एच विटिकर ने प्रपोज किया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे या क्राइटेरिया देख रहे थे जिसके बेसिस पे आर एच विटिकर ने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी लुक्ड एट सेल टाइप, हमने सेल टाइप कंप्लीट कर लिया था। हमने और क्या देख लिया था, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देख चुके थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था बच्चों कि सेल टाइप है, सेल टाइप क्या प्रोकैरियोटिक हो सकता है, यूकैरियोटिक हो सकता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। दीज वर द 5 किंगडम्स, राइट। हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ मोनेरा नाम के किंगडम में मिलता है। इसके अलावा ऐसा कोई किंगडम नहीं था जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल मिल रहा था। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, इसी से हम कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ एब्सेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी मोनेरा में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोनेरा। ठीक है, तो ये तो हो गए थे 2 क्राइटेरिया की बात। अब अगर हमें आगे बाकी के क्राइटेरिया के बारे में देखना है तो ध्यान दीजिए, हम लोग सेल टाइप देख चुके थे, हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख चुके थे। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट वी नीड टू लुक एट सेल वॉल। ठीक है, तो पहली बात तो सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ है वो देख लेते हैं। देखिए, एब्सेंट सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमेलिया में दिखेगा। एनिमेलिया के अलावा ऐसा कोई किंगडम नहीं दिखेगा जहाँ सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट। पहली बात तो ये है कि सेल वॉल प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है। तो क्या मोनेरा में प्रेजेंट है? हाँ, मोनेरा में प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, कुछ में है, कुछ में नहीं है। प्रोटिस्टा में काफी सारे मेंबर्स होंगे, क्या सारे प्रोटिस्ट में सेल वॉल होगा? नो, इन सम सेल वॉल में बी प्रेजेंट, इन द अदर्स सेल वॉल में बी एब्सेंट। बात चल रही है यहाँ प्रोटिस्ट। थर्ड हम आएंगे फंगाई में। फंगाई में आपको सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, प्लांटी में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एनिमेलिया में मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कभी भी एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल नहीं मिलेगी। सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द मेंबर्स ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो ये बात तो ध्यान है। प्रेजेंस और एब्सेंस की अगर बात कर ले हम तो क्लियर हो जाएगा कि एनिमेलिया को छोड़ के बाकी सब में प्रेजेंट है, पर प्रोटिस्ट में सारे मेंबर्स में है नहीं, कुछ मेंबर्स में है, कुछ मेंबर्स में नहीं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस के बाद हमें जो सेकंड चीज सेल वॉल में देखनी है वो क्या है? सेकंड चीज हमें देखनी है कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में या फिर आप लोगों ने प्रीवियस स्कूल में या छोटे में ही पढ़ा होगा सेलुलोज का नाम। सेलुलोज का नाम पक्का से पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। बट क्या सारी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी? नहीं, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, मेंशन भी है। ठीक है, अच्छा, सेलुलोज होता क्या है? सेलुलोज बेटा एक पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, और इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या होगा? रिपीटिंग यूनिट या फिर इसकी मोनोमेरिक यूनिट इज ग्लूकोज। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? पॉली मीन्स मेनी, सैकराइड मीन्स शुगर। तो अगर हम ढेर सारे शुगर मॉलिक्यूल्स को एक साथ एसोसिएट कराएं इन द वैल्यू ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है, तो तब क्या बनता है? पॉलीसेक्राइड बनता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है। इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है? इसकी मोनोमेरिक यूनिट है बच्चों ग्लूकोज। मोनोमेरिक यूनिट इसकी है ग्लूकोज। किसकी? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? सेल वॉल का कंपोनेंट है। किसकी सेल वॉल का कंपोनेंट है? प्लांट किंगडम के मेंबर्स की सेल वॉल में सेलुलोज नाम का केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है जिसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, सिमिलरली फंगाई की अगर बात करें तो फंगाई में भी प्रेजेंट है। इसमें एक स्पेशल कंपोनेंट है, नाम है इसका काइटिन। काइटिन ये भी एक पॉलीसेक्राइड है, पर इसकी मोनोमेरिक यूनिट अगर मैं देखूं काइटिन
is N acetyl glucosamine। ठीक है, तो काइटिन, काइटिन क्या है? काइटिन केमिकल कंपोनेंट है। किसका केमिकल कंपोनेंट है? फंगाई की सेल वॉल का। इसकी मोनोमेरिक यूनिट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। पहली बात, काइटिन नाम का स्ट्रक्चर आपको सिर्फ फंगाई के सेल वॉल में नहीं मिलेगा। काइटिन इज अ केमिकल कंपोनेंट। आगे जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में यू विल स्टडी अबाउट आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में क्या इंक्लूडेड होते हैं? इंसेक्ट्स, राइट। फर्स्ट चैप्टर में हमने फाइलम देखा था, है ना। किंगडम की अंदर फाइलम होता है, मतलब ढेर सारे फाइलम जुड़ के एक किंगडम बनाते हैं। तो आर्थ्रोपोड भी क्या है? एक फाइलम है। इस फाइलम में भी आपको काइटिन नाम का केमिकल कंपोनेंट मिलेगा। उनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है। तो काइटिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइटिन की मोनोमेरिक यूनिट एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। ठीक है, काइटिन कहाँ प्रेजेंट है? फंगाई में। फंगाई की सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट है। और काइटिन कहाँ मिलता है? काइटिन और मिलेगा आर्थ्रोपोड्स में, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए फंगाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ काइटिन इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, चलिए प्रोटिस्ट में लिखा है प्रेजेंट टेंस। जब हम प्रोटिस्ट आगे पढ़ेंगे तब हम एक एक करके उसमें पहले तो देखेंगे किसमें सेल वॉल है, किसमें सेल वॉल नहीं। उसके बाद देखेंगे कि अगर सेल वॉल है तो उसका केमिकल नेचर कैसा है। जब हम प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, जब हम किंगडम प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, तब हम क्या करेंगे? डिटेल में उस चीज को देखेंगे। अभी क्या है? नॉन सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज एब्सेंट है। किसमें सेलुलोज एब्सेंट है? मोनेरा। मोनेरल्स में जो भी मेंबर्स हैं उसकी सेल वॉल में पहली बात सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई नहीं होगी। दूसरी बात क्या, किससे बनी है? पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड बेटा, अगर मैं ढेर सारे अमाइनो एसिड्स को साथ में एसोसिएट करा दूं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अमाइनो एसिड को हम बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो अगर बात करें हम मोनेरल्स की, मोनेरल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है। किससे बनी हुई है? पॉलीसेक्राइड से बनी हुई है और अमाइनो एसिड से। अमाइनो पॉलीसेक्राइड तो आपको पता ही है, यहाँ बता रहा था। पॉलीसेक्राइड क्या है? रिपीटिंग शुगर्स। ठीक है, अगर मैं ढेर सारी शुगर्स को एसोसिएट कराऊँ, ठीक है, तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहेंगे? पॉलीसेक्राइड कहेंगे। यहाँ पर पॉलीसेक्राइड है, क्या वो सेलुलोज है? ना, दिस पॉलीसेक्राइड इज नॉट सेलुलोज। देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ग्लाइकोजन एग्जाम्पल है स्टार्च का। स्टार्च भी पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेक्राइड है, सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है, काइटिन भी पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, अलग अलग टाइप के पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं। पर क्या मोनेरा की सेल वॉल में जो पॉलीसेक्राइड है वो सेलुलोज है? नहीं। कभी भी कोई भी मोनेरा, मतलब कोई भी मोनेरन में कभी भी आपको सेल वॉल में सेलुलोज नहीं मिलेगा। तो इट इज व्हाट? नॉन सेलुलोजिक। किससे बनी होती है? ये बनी होती है पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स। और एक एग्जाम्पल है म्यूकोपेप्टाइड। म्यूको कम्स फ्रॉम म्यूकस। म्यूकस इज अ पॉलीसेक्राइड। और पेप्टाइड वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड की बनी हुई सेल वॉल है किसमें? मोनेरल्स में। क्या कह सकते हैं इसे? म्यूकोपेप्टाइड कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? सेल वॉल के बारे में देख रहे थे। पांचों में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एनिमेलिया में सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, फिर क्या बचा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। मोनेरा में है सेल वॉल प्रेजेंट है, बट कैसी है? नॉन सेलुलोजिक है। फिर किसकी बनी हुई है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई है। प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्ट में है, कुछ प्रोटिस्ट में नहीं है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है और बनी किसकी है? काइटिन की। काइटिन की मोनोमेरिक यूनिट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, लास्ट बचता क्या है? प्लांटी। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है और किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज। तो यहाँ खत्म होता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम given
नेक्स्ट हमें देखना है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फाइन, तो नेक्स्ट वी नीड टू लुक एट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देयर कुड बी वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर कुड बी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये लेवल्स कौन कौन से वो देखिएगा। सबसे पहले आता है सेल। सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले आपने क्या पढ़ा होगा, लेसन 1 में लिविंग वर्ड जब पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 1 में गिवन था कि हम लाइफ को डिफाइन कर रहे थे। तो लाइफ को डिफाइन करने के लिए हमने ढेर सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, उसमें 5 प्रॉपर्टीज टोटल देखी थी। उसमें से एक प्रॉपर्टी का नाम था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि मिनिमम एक सेल प्रेजेंट होना चाहिए अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह रहे हैं। अगर एक भी सेल प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, लिविंग होगा। अगर सेल एब्सेंट है तो दैट ऑर्गेनिज्म वुड बी नॉन लिविंग। तो अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, किसका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, लाइफ। तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा, सेल से करना होगा कि इससे कम कुछ भी लाइफ का इंश्योर नहीं करेगा। तो सेल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है उसका नाम है टिश्यू। टिश्यू क्या है, एग्रीगेट। किसका एग्रीगेट है, सेल का। टिश्यू जब बनेगा जब सेल्स वुड बी व्हाट, स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिनमें एक से ज्यादा सेल हो। पर एक इंपॉर्टेंट बात और, हम किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रूली मल्टी सेलुलर तब कहेंगे, पहली बात तो क्या होना चाहिए, मोर देन 1 सेल होना चाहिए। और वो जो मोर देन 1 सेल है उसमें कुछ हद तक डिवीजन ऑफ लेबर मस्ट बी प्रेजेंट। व्हाट आई सेड, पहली बात तो मल्टी सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन 1 सेल हो। और दूसरी बात क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब हर एक सेल को उनका काम बांट देना चाहिए। कुछ सेल्स को कुछ फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, दूसरे सेल्स को दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे, देखो मल्टी सेलुलर, मान लो मल्टी सेलुलर 5 सेल्स, ठीक है। 2 सेल्स को आपने कह दिया कि भाई आप डाइजेशन देख लो, 2 को कह दिया रेस्पिरेशन देख लो, 1 को कह दिया एक्सक्रीशन देख लो, तो क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट। पर अगर मान लो कोई मल्टी सेलुलर है, मतलब उसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, 5 सेल्स। ये वाला सेल तीनों फंक्शन देख रहे हैं, डाइजेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, और क्या, रेस्पिरेशन भी खुद ब खुद कर रहा है। ये वाला भी तीनों कर रहा है, ये वाला भी तीनों कर रहा है, ये वाला भी तीनों कर रहा है, ये वाला भी तीनों कर रहा है। 5 हो गए 5, सारा काम खुद से कर रहे हैं। तो क्या डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर कहेंगे, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर या ट्रूली मल्टी सेलुलर नहीं कहेंगे। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर एक से ज्यादा सेल है और उसमें डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है
तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलर नहीं कहते हैं। या तो हम उन्हें फॉल्सली मल्टीसेलर कहेंगे या उन्हें सीधा यूनिसेलर ही कहते हैं। क्यों कह देंगे यूनिसेलर? भाई आपने एक से ज़्यादा सेल्स तो बना लिए, बट क्या आपने डिवीजन ऑफ लेबर लाया? अगर आपने डिवीजन ऑफ लेबर नहीं लाया तो आपके मल्टीसेलर होने का फायदा क्या हो? Why we are tending towards multicellularity? या हम क्यों चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलर हो? जिससे डिवीजन ऑफ लेबर हो, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे अलग अलग सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें। बट अगर ऐसा कभी हो जाए कि एक से ज़्यादा सेल्स आ जाए बट डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, तो क्या कहेंगे हम कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होने की दो क्राइटेरियाज है। पहला तो हो कि एक से ज़्यादा सेल हो, दूसरा क्या हो? दूसरा उसमें डिवीजन ऑफ लेबर शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर मैं किसी को मल्टीसेलर कह रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि उसमें क्या हो? पहली बात तो मोर देन वन सेल हो, दूसरी बात उसमें डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तभी हम किसी को क्या कहेंगे? ट्रूली मल्टीसेलर कहेंगे। तो सेल से एग्रीगेट होकर बनता है टिश्यू, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स। क्या होंगे? डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म organs to perform a specific function. ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे किडनी है, किडनी में अलग अलग टिश्यूज होते हैं। किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन करना या यूरिन का फिल्टर कराना। ठीक है, तो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के। कहीं पर सिर्फ एक सेल हो सकता है, कहीं पर एक से ज़्यादा सेल हो सकता है और डिवीजन ऑफ लेबर ना हो। अगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है तो क्या मल्टीसेलर कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलर हो सकता है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा सेल हो और डिवीजन ऑफ लेबर भी हो। मल्टीसेलर के बाद आता है क्या? टिश्यू, टिश्यू या टिश्यू के बाद आएगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑर्गन सिस्टम देखना चाहती हूँ तो आई कैन टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं अभी के लिए क्या ले रही हूँ? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस। आप लोग अभी 10th से आए तो ये मुझे लगता है आप लोग को समझ आना चाहिए। तो बात चल रही है ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम में एग्जाम्पल ले रही हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम में होता क्या है? एसोसिएशन होता है। किनका एसोसिएशन होता है? ऑर्गन्स का। एसोसिएशन ऑफ ऑर्गन्स टू परफॉर्म a specific function. ठीक है, तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहली बात ऑर्गन्स होने चाहिए। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में? सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा किडनी होगी, एक पैर में किडनी होगी, सबको लगभग ये बात पता होनी चाहिए। किडनी, किडनी के बाद और कौन सा होता है? ये होते हैं क्या? यूरेटस। यूरेटस क्या करते हैं? कैरी करते हैं। ये क्या करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यूरेटस क्या करते हैं? कैरी करते हैं। कहाँ कैरी करते हैं? तीसरे ऑर्गन। तीसरे ऑर्गन का नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। कैरी यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है यूरिन। और फाइनली क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करेगा? यूरिन को एक्सक्रीट कर देगा या रिमूव कर देगा बॉडी से। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम एसोसिएशन होता है ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमने
यूरेथ्रा। हर एक आपस में एसोसिएटेड है और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और कॉमन फंक्शन है क्या? एक्सक्रीशन। किडनी यूरिन बनाएगा, यूरेटर उसे यूरिनरी ब्लैडर में कैरी करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर उसे स्टोर करेगा, और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ है? ऑर्गन सिस्टम। अब अपने चार्ट में हम वापस लौटते हैं। तो क्या देख रहे थे हम लोग देखना चाह रहे थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये मैंने पहले भी बताया था। मोनेरा और प्रोटिस्टा में हमने कैसे ऑर्गेनिजम्स रखे? यूनिसेलुलर। मोनेरा और प्रोटिस्टा में हमने रखे यूनिसेलुलर। फिर हमारे जो फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया है, तीनों में कैसे है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले ही बताया था कि फंगी में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का नाम है ईस्ट। ईस्ट एक ऐसी फंगी है जो यूनिसेलुलर, बाकी सारे फंगस कैसे हैं? मल्टीसेलुलर। प्लांट में जितने होंगे कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर। एनिमेलिया में सब कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर। और मल्टीसेलुलर में भी उनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है वो आप हमें देखें, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहली बात तो मोनेरा और प्रोटिस्टा का इज क्वाइट सिंपल। दोनों सेलुलर है, मतलब वहां पे कैसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं? वहां पे रखे गए हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ भी यूनिसेलुलर, यहाँ भी यूनिसेलुलर। चलिए, अब आते हैं किसमें? फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। सुनिए, फंगी में टिश्यूज दिख गए। पहली बात तो फंगी में मल्टीसेलुलर थे, मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा। लूज टिश्यू पे होगा क्योंकि डिस्टिंक्टली आपको कोई टिश्यू नहीं दिखेगा। किसमें नहीं दिखेगा? फंगाई के केस, ठीक है। मल्टीसेलुलर है, ठीक है। अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बट क्या वो फंक्शन, वो सेल्स एग्रीगेट होकर एक प्रॉपर टिश्यू फॉर्म करेंगे? नहीं। फंगस में आपको कोई प्रॉपर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। देयर विल बी डिवीजन ऑफ लेबर बट टू अ लेसर एक्सटेंट, ठीक है। देखो हो क्या रहा है? हो रहा है इवोल्यूशन। कहाँ से कहाँ जा रहा है? मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्ट, फिर फंगी, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया, ठीक है। तो सबसे बेसिक कौन से होंगे? मोनेरल्स होंगे। सबसे ज्यादा एडवांस कौन से होंगे? एनिमेलिया। मोनेरा में यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर। इन दोनों में डिफरेंस तब क्या है इवोल्यूशन में? यहाँ प्रोकैरियोट था, यहाँ पर क्या आ गया? यूकैरियोट आ गया। बट दोनों जगह कैसा रहा? यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर। तो मोनेरा यूनिसेलुलर है, ठीक है। उनके बाद है प्रोटिस्ट, वो भी यूनिसेलुलर है, बट डिफरेंस किस बात का आया? प्रोकैरियोट से यूकैरियोट आने का, ठीक है। तो मोनेरा सेलुलर, प्रोटिस्टा सेलुलर है। फंगी, हाँ मल्टीसेलुलर है। सारे फंगी हो गए? नहीं, ईस्ट नहीं, ठीक है। टिश्यूज का वेल फॉर्म्ड टिश्यूज प्रेजेंट है? नहीं, लूज टिश्यूज प्रेजेंट है। मतलब मल्टीसेलुलर, ढेर सारे सेल्स ने एक स्पेसिफिक टिश्यू फॉर्म नहीं की। स्पेसिफिक टिश्यू का एग्जाम्पल, जाइलम का नाम आपने सुना होगा छोटे क्लासेस में। प्लांट में जाइलम इज अ टिश्यू। और किसका नाम सुना होगा? शायद से आपने नाम सुना होगा पैरेन्काइमा का, वो भी क्या है? एक प्रॉपर टिश्यू, ठीक है। अब देखो, बात अगर हम प्लांटी की करें तो प्लांटी में आपको टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, या टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गन से मेरा क्या मतलब है? क्या इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है? बिल्कुल। लीफ क्या है बेटा? लीफ एक ऑर्गन है। और कौन से ऑर्गन से? रूट एक ऑर्गन, स्टेम एक ऑर्गन है। क्या ये सब प्लांट्स में मिलेंगे? मिलेंगे। क्या सारे प्लांट्स में ऑर्गन मिलेंगे? नहीं। कुछ लोअर प्लांट्स होंगे वहां पे ऑर्गन नहीं मिलेंगे, बट वहां पे टिश्यू मिलेगा। बिल्कुल, टिश्यू तो मिलेगा। यहाँ टिश्यू मिलेगा? नहीं। यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलेगा, टिश्यू होगा तो लूज टिश्यू होगा, मतलब वेल फॉर्म टिश्यू मिलेगा। प्लांटी में टिश्यू मिलेंगे, हाँ। ऑर्गन मिलेंगे, हाँ। ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे ना। कभी भी प्लांटी में ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा से, सॉरी मोनेरा से। मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर। फंगाई मल्टीसेलुलर है और लूज टिश्यू के फॉर्म में। प्लांटी में टिश्यू है। ऑर्गन है। ऑर्गन सिस्टम है? नहीं। टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? एनिमेलिया। हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स है। वी आर ह्यूमंस, वी आर एनिमल्स, we have excretory system, we have circulatory system,
वी हैव नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में ढेर सारे ऑर्गन्स होंगे, ब्रेन ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन है, नर्व्स ऑर्गन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हार्ट की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट एक ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स एक ऑर्गन है, ठीक है। तो एनिमेलिया में टिश्यू मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, ऑर्गन मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, हाँ। प्लांटी में क्या मिलेगा? प्लांटी में आपको सिर्फ और सिर्फ टिश्यू और ऑर्गन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम कभी भी प्लांट्स में नहीं मिलते, ठीक है। तो एक बार और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, फंगी इज मल्टीसेलुलर एंड व्हाट लूज टिश्यू। प्लांटी कैसा है? प्लांटी में टिश्यू है और ऑर्गन भी है। एनिमेलिया में क्या है? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम प्लांट में होगा? नहीं होगा। टिश्यू, वेल डिफाइंड टिश्यूज क्या फंगाई में होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखा हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आनी है, नेक्स्ट चीज है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर RH Whittaker's 5 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वी नीड टू लुक एट इट इन क्वाइट डिटेल। Okay, so let's see. ठीक, तो हमें किसके बारे में देखना है? हमें देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? ये तरीका है, वे बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtains its food। ये वो तरीका है जिससे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करे, ठीक है। तो अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं तो अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। एक तो ब्रॉड कैटेगरी में आता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा आता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक सिंपली ऑटो मीन्स सेल्फ और ऑटोट्रॉपिक शायद मैंने पहले भी बताया है क्या है? Those organisms which prepare their own food, वो organisms जो अपना खाना प्रिपेयर करें, they are autotrophic। हेटेरोट्रॉपिक क्या है? Those organisms that depend on other organisms for their food। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना बनाए दे आर ऑटोट्रॉपिक। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करें अपने खाने के लिए दे आर हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक में प्रोसेसेस कैसी प्रोसेसेस हैं? वो प्रोसेसेस हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है। ठीक है, बना रहा है, ठीक है, कैसे बना रहा है उसके लिए कोई प्रोसेस होनी चाहिए। तो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का नाम सबने सुना, ठीक है, बहुत छोटी क्लासेस से, आई गेस 6 या 7 क्या पढ़ते थे? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है? अब थोड़ा सा अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेडेशन क्या होगा कि मैं ये नहीं कह रही फोटोसिंथेसिस गायब हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस अभी भी है, ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब
ऑटोट्रॉपिक में भी कौन सी प्रोसेस से अपना खाना बना रहे हैं, उसके लिए हमारे पास दो, एक है फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अगर सिंथेसिस हो रही है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में अगर फूड बन रहा है तो हम टर्म क्या देंगे, फोटोसिंथेसिस। दूसरी प्रोसेस क्या है, कीमोसिंथेसिस। अब ये कुछ नया है, क्यों नया है ये सुना नहीं होगा, ठीक है। यहां से इस प्रोसेस में हम लोग लाइट एनर्जी यूज कर रहे थे सिंथेसिस के लिए, फूड के सिंथेसिस के लिए, हम लोग नहीं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे, लाइट एनर्जी यूज करेंगे और क्या करेंगे, अपना खाना सिंथेसाइज करेंगे। एक टर्म है कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस का क्या मतलब है वो देखो, केमिकल एनर्जी, अगर किसी प्रोसेस में केमिकल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है फूड के सिंथेसिस के लिए तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब करेंगे, जब फूड को प्रिपेयर करने के लिए हम लाइट एनर्जी को यूज करें, ठीक है। ये अभी सिंपल शॉर्ट में अगर मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस में क्या बोल सकती हूँ, लाइट एनर्जी is utilized for synthesis of food। अगर खाना सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसाइज कौन कौन रहा है, ऑटोट्रॉप, तो लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। और कीमोसिंथेसिस में क्या है, केमिकल एनर्जी यूटिलाइज for synthesis of food। खाने की सिंथेसिस के लिए केमिकल एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है तो कीमोसिंथेसिस, नहीं तो फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉप क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड हो अपने खाने के लिए। अब एक काम करते हो, जरा फोटोसिंथेसिस से तो आप लोग फिर भी फैमिलियर होंगे, कीमोसिंथेसिस को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो कीमोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए थी, केमिकल एनर्जी चाहिए थी, फोटोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, अभी के लिए इतना देखो, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक तो हमने क्या देखा, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक वो है जो लाइट एनर्जी यूटिलाइज करे, कीमोसिंथेटिक वो है जो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करे। अब बात आती है हेटेरोट्रॉप्स की। हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करे। हेटेरोट्रॉप्स में भी देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो पहला तो है क्या, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का हेटेरोट्रॉप्स है, हाँ बिल्कुल। सैप्रोफाइट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, दे obtain nutrition from, ध्यान दीजिएगा कहां से ले रहे हैं, ये obtain कर रहे हैं अपना न्यूट्रिशन from dead decaying organic matter। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, कहां से लेते हैं, डेड मतलब मरा हुआ, डीके सड़ता हुआ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, वो मैटर जो हमें जनरली कहाँ से ऑब्टेन हो, फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोज मैटर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर। अब अगर एग्जाम्पल देखना है मुझे सैप्रोफाइट्स का, तो फंगस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड पे फंगस लगा हुआ देखा होगा। क्या ब्रेड कभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट था, बिल्कुल था। ब्रेड किससे बनती है, गेहूं से, है ना, गेहूं से बनेगी, वीट से बनेगी। वीट क्या है, वीट एक प्लांट है, तो कभी अगर हमें प्लांट से कोई मैटर मिल रहा है तो वो ऑर्गेनिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लांट खुद ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब वीट जिंदा था, फिर वीट को जब हमने निकाल लिया, मतलब सॉइल से उसे अलग कर दिया, तो वीट की डेथ हो गई। फिर वीट की डेथ हुई, उसे हमने पीसा, उससे मैदा बनाई, मैदा से ब्रेड बनाया।
पर अभी भी ब्रेड क्या ऑर्गेनिक मैटर है? बिल्कुल। उसमें जो कंटेंट है, कंटेंट इज फ्रॉम अ प्लांट, प्लांट इज अ लिविंग पोर्शन या प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां से हमें एक मैटर मिला है, वो है ऑर्गेनिक मैटर। ब्रेड सड़ रही है, डीके कर रही है, तो क्या उस पर सैप्रोफाइट ग्रो करेगा? करेगा। सैप्रोफाइट ग्रो करता है कहाँ? डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर पे, और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है। एग्जाम्पल इसका बेस्ट क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी ब्रेड मोल्ड या फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ब्रेड डीके हो रही हो तब वो ब्रेड क्या ऑर्गेनिक मैटर है? क्यों ऑर्गेनिक मैटर है? क्योंकि वो एक प्लांट से ऑब्टेन्ड है, और प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सैप्रोफाइट हम देखें। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है? हेटेरोट्रॉफ में सैप्रोफाइट है बिल्कुल, क्यों अपना खाना खुद से तो नहीं बना रहा है ना, किसी और पे डिपेंडेंट है, इसलिए कैसा है? हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, सैप्रोफाइट के बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है पैरासाइट या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट में एन ऑर्गेनिज्म obtains its food from another living organism। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहा है, देन दैट इज अ पैरासाइट। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? एग्जाम्पल लीजिए लीच का। लीच बॉडी से क्या करती है? सक करती है। क्या सक करती है? ब्लड। तो क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है? हाँ। एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? टेपवर्म। या टेपवर्म नहीं सुने हो तो पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो सुना हो? कीड़े नहीं है पहली बार, वो टेपवर्म है जो इंटेस्टाइन में ग्रो करता है। इंटेस्टाइन से क्या करेगा? ब्लड सक करेगा। तो क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर टेपवर्म है। टेपवर्म क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, किससे न्यूट्रिशन ले रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो क्या होगा? पैरासाइट। लीच क्या होगा? पैरासाइट होगा, सेल में जो हो जाता है। ठीक है, लाइस, लाइस भी क्या अपना न्यूट्रिशन किससे लेगा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेगा, तो वो कैसा है? पैरासाइट। अब शेर, शेर को अगर हिरण को खाना है तो जिंदा खा लेगा कि उसको मार के खाएगा? या ऐसा तो करता नहीं है ना शेर के हिरण के ऊपर बैठ जाए फिर उसका खून सक करे और हिरण जिंदा भी रहे ना। शेर को जब हिरण को खाना होगा तो उसको मार के खाए। ठीक है, बट क्या पैरासाइट्स ऐसे वर्क करते हैं? नहीं। पैरासाइट्स क्या करते हैं? जब तक ऑर्गेनिज्म लिविंग है उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इवेंचुअली ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, वो बात अलग है। बट मान लीजिए पैरासाइट था में ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लीजिए ह्यूमन के अंदर टेपवर्म। ठीक है, टेपवर्म क्या कर रहा था? इंटेस्टाइन में रह रहा था और ह्यूमन से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा था। ठीक है, अब ह्यूमन ने इलाज कराया नहीं और वो न्यूट्रिशन लेता गया लेता गया लेता गया, इवेंचुअली उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। किधर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी? इंटेस्टाइन के अंदर। किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी? टेपवर्म की। ठीक है, तो टेपवर्म इंटेस्टाइन में रह रहा था, न्यूट्रिशन ले रहा था, ह्यूमन ने इलाज नहीं कराया, इवेंचुअली ह्यूमन की डेथ हो गई। अब क्या टेपवर्म उस डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेगा? नहीं। पैरासाइट सिर्फ तब तक न्यूट्रिशन लेते हैं जब तक उनका होस्ट या वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रह रहे हैं वो जिंदा। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसे क्या दे देते हैं? इसे क्या देते हैं? होस्ट। जब तक होस्ट जिंदा रहेगा तब तक तो ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, और जैसे ही होस्ट मर जाएगा ये अपना न्यूट्रिशन लेना बंद कर देगा और कोई और होस्ट ढूंढेगा अपनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो पैरासाइट तभी तक न्यूट्रिशन ले सकता है जब तक उसका होस्ट क्या हो? जिंदा। ठीक है, फिर हम एक बार देखते हैं हेटेरोट्रॉफ में होलोजोइक। होलोजोइक क्या है? दीज ऑर्गेनिजम्स obtain food via mouth। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना माउथ के थ्रू ऑब्टेन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? होलोजोइक कहेंगे। क्या हम माउथ के थ्रू ऑब्टेन करते हैं? बिल्कुल। माउथ क्या होता है? माउथ बेटा एक ओपनिंग। माउथ क्या है? ओपनिंग।
किसकी ओपनिंग है? एलिमेंट्री कैनाल। माउथ इज अ ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर कोई इस ओपनिंग के थ्रू, जिसका नाम माउथ है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? होलोजोइड। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब तरीके हैं जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहा है। दो ब्रॉड कैटेगरीज देखी। पहला तो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेगा। हेटरोट्रॉपिक में वो किसी और पे डिपेंड करेगा। ऑटोट्रॉपिक में भी दो प्रोसेसेस हो सकती है जिससे कोई अपना खाना प्रिपेयर करे। पहली है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वो अपना खाना बनाएगा किसकी मदद से? लाइट एनर्जी की मदद से। कीमोसिंथेसिस में किसकी मदद से बनाएगा? केमिकल एनर्जी की मदद से। ये फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस हमें आगे और डिटेल में देखना है। कब देखेंगे? जब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनरा। फिलहाल के लिए हेटरोट्रॉप्स में हमने 3 तरीके के देखे। सैक्रिफाइस देखे, जब अपना खाना कहाँ से ले रहे थे? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। पैरासाइट देखे, जब अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहे थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और फाइनली हमने देखा किन के बारे में? होलोजोइड के बारे में। ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहाँ से ले रहे थे? माउथ के थ्रू ले रहे थे। अब हमें देखना है, हमने अभी ये देख लिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। अब हमें देखना है कौन से किंगडम में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आता है मोनेरा। मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दे कुड बी ऑटोट्रॉपिक, मतलब कुछ मोनेरान्स ऑटोट्रॉपिक होंगे, कुछ हेटरोट्रॉपिक होंगे। और ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। किनकी बात हुई? मोनेरा की। फिर आते हैं हमारे क्या? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आप क्या देखेंगे? कुछ ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हेटरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक है पर कीमोसिंथेटिक नहीं। ठीक है, क्या बात हुई? बात हुई मोनेरा की या प्रोटिस्टा की। मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक है, बिल्कुल है। इधर क्या प्रोटिस्टा में है? ऑटोट्रॉपिक दोनों में है, हेटरोट्रॉपिक दोनों में है। क्या कीमोसिंथेटिक दोनों में है? नहीं। मोनेरा कीमोसिंथेटिक है, बट क्या प्रोटिस्टा कीमोसिंथेटिक है? नहीं। मोनेरा ऑटोट्रॉपिक है, क्या प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक है? हाँ, मतलब ऑटोट्रॉपिज्म दोनों में मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस दोनों में मिल रही है, बट क्या कीमोसिंथेसिस दोनों में मिल रही है? नहीं। ये डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है? मोनेरा और प्रोटिस्टा। फंगी में आ जाओ। फंगी कैसे है? हेटरोट्रॉपिक। अभी इसको छोड़ते हैं, अभी आ गया एनिमेलिया। बताइए दो ग्रुप्स बताइए, मतलब या दो ग्रुप्स मैं बोलती हूँ जहाँ पर क्या है? सिर्फ हेटरोट्रॉपिज्म है। दो ऐसे ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप का नाम है फंगी, दूसरे ग्रुप का नाम है एनिमेलिया। फंगी और एनिमेलिया में किसी भी हालत में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे। फंगी में सिर्फ हेटरोट्रॉप्स होंगे, एनिमेलिया में सिर्फ हेटरोट्रॉप्स होंगे। यहाँ ऑटोट्रॉप्स नहीं मिलेंगे। कौन से दो किंगडम है? एक है फंगी, एक है एनिमेलिया। फंगी में सिर्फ हेटरोट्रॉप्स, एनिमेलिया में सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉप्स। तब ऑटोट्रॉप्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? ऑटोट्रॉप्स हमें मिल रहे हैं मोनेरा में, प्रोटिस्टा में और कहाँ? प्लांटी में। सबको पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, सबको पता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऑटोट्रॉपिक में भी कैसे है? कीमोसिंथेटिक नहीं, फोटोसिंथेटिक है। अब सवाल कुछ ऐसा है कि ऐसा कौन सा किंगडम है आर.एच. विटेकर का जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मिले? आंसर क्या होगा? प्लांटी। क्यों? मोनेरा और प्रोटिस्टा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोनेरा में ओनली ऑटोट्रॉपिज्म नहीं है, वहाँ पर हेटरोट्रॉपिज्म भी है। हाँ, प्रोटिस्टा में हेटरोट्रॉपिज्म भी। ठीक है, तो अभी हम ना 3 किंगडम देखते हैं। फंगी देखते हैं, प्लांटी देखते हैं, एनिमेलिया। फंगी में कैसा है? हेटरोट्रॉप्स। एनिमेलिया में क्या है? हेटरोट्रॉप्स। प्लांटी में क्या है? सिर्फ ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स में कौन से है? फोटोसिंथेटिक। बचे दो किंगडम, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक है, हाँ। फोटोसिंथेटिक है, हाँ। कीमोसिंथेटिक है, हाँ। हेटरोट्रॉपिक है, हाँ। प्रोटिस्टा में क्या ऑटोट्रॉप्स है? बिल्कुल है। क्या उसमें फोटोसिंथेसिस है? बिल्कुल है। क्या उसमें कीमोसिंथेसिस है? नहीं। क्या वहाँ पे हेटरोट्रॉप्स है? हाँ। अच्छा, अब क्वेश्चन हो सकता है कि कीमोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस कौन से किंगडम में मिलती है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोनेरा। कीमोसिंथेसिस एक्सक्लूसिवली मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में मिलेगा। क्या वो प्लांटी में मिलेगा? नहीं।
प्लांटी में क्या मिलेगी, फोटोसिंथेसिस मिलेगी, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है। प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक भी है, ठीक है। फंगी क्या है, सिर्फ हेटरोट्रॉपिक। प्लांटी क्या है, सिर्फ ऑटोट्रॉपिक। एनिमेलिया क्या है, सिर्फ हेटरोट्रॉपिक। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है हेटरोट्रॉपिक में भी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो फंगी है, फंगी आर मेजरली सैप्रोफिटिक। फंगी मेजरली कैसी होगी, सैप्रोफिटिक होगी, ठीक है। तो फंगी में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ नहीं, मेजरली ज्यादातर फंगस, मेजॉरिटी ऑफ द फंगस वुड बी सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या थे, वो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना खाना डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ द फंगी क्या है, सैप्रोफाइट है। कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी मिलेंगे। होलोजोइक टर्म हमने देखा था, होलोजोइक मतलब वो जो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करे, माउथ के थ्रू, ठीक है। ये जो नेचर है ये कहाँ मिलेगा, एनिमल। वी आर एनिमल्स, वी हैव माउथ, वी ऑब्टेन फूड वाया आवर माउथ। तो होलोजोइज्म कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमेलिया में। बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक की। हेटरोट्रॉपिक कहाँ था, एक तो था फंगाई में, एक था एनिमेलिया में। फंगाई में जो हेटरोट्रॉप्स हैं मेजर कौन से हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। उसके बाद दूसरे कौन से हैं, पैरासाइट्स हैं। एनिमल्स के केस में, एनिमल्स के केस में होलोजोइक भी है और सैप्रोफिटिक भी है। कुछ कुछ यहाँ पर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स कुड बी पैरासाइट्स एज वेल। होलोजोइज्म मिलेगा, सैप्रोफिटिज्म मिलेगा, पैरासिटिज्म मिलेगा। क्या फंगाई होलोजोइक होंगे, नहीं, फंगाई वोंट बी होलोजोइक। You won't find elementary canal in fungus, therefore you wouldn't find mouth. क्यों, elementary canal है तभी तो mouth हो। क्यों, mouth क्या है, ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है, elementary canal की। तो एनिमेलिया में क्या होलोजोइज्म मिलेगा, क्या यहाँ पे सैप्रोफिटिज्म मिलेगा, क्या इसमें पैरासिटिज्म मिलेगा। बात करें फंगी की, सैप्रोफाइट्स होंगे, मेजॉरिटी सैप्रोफाइट्स होंगे। कुछ फंगस क्या होंगे, पैरासाइट्स भी हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा क्या, क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक एट द चैप्टर इन फर्दर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्राइटेरिया को अभी खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, किंगडम मोनेरा। वी विल लुक एट किंगडम मोनेरा इन डिटेल, ओके। थैंक यू।